नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज फिर से एक नए विषय के साथ उपस्थित हूं और नई चीज़ों पे आज फिर चर्चा करेंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने पर्यावरण और हम पुस्तक के पाठ 16 की, जिसमें हम चर्चा करेंगे सर्वे के बारे में। यानी हमारा चैप्टर है चलो सर्वे करें। तो हम अपना अध्याय शुरू करने से पहले एक छोटी सी वार्तालाप सुनते हैं, और ये वार्तालाप है अध्यापक और बच्चों के बीच। एक दिन अध्यापक अपने बच्चों से बोले, बच्चों क्या तुम बता सकते हो कि अपने स्कूल में ये जितने बच्चे पढ़ते हैं इनमें कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है? बच्चे बोले, सर अब हम तो अपना बता सकते हैं लेकिन सबका नहीं बता सकते हैं। तो फिर अध्यापक बोले, तो कैसे पता लगा सकते हैं? तो बच्चे बोले, पूछना पड़ेगा गुरुजी। तो फिर अध्यापक बोले, चलो आज हम लोग यही गतिविधि करते हैं, यानी हम पता करते हैं सारे बच्चों से कि कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अध्यापक ने टीम बनाया और टीम के सभी सदस्य कक्षावार जा कर के पता करने लगे कि कौन सी मिठाई किसको ज़्यादा पसंद है। थोड़ी देर बाद काफ़ी उत्साह से बच्चे आए, गुरुजी हमने इकट्ठा कर लिया है डाटा। फिर देखा गया तो पाया गया कि कौन से मिठाई को ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। कैसे पता लगा? तो गिना गया। गिनने के बाद हमें पता लगा कि गुलाब जामुन सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है। तो ये बच्चों, ये जो तरीका हुआ जिससे हम पता लगाए कि किस बच्चे को, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई बच्चों को पसंद है, यही तरीका सर्वे कहा जाता है, यानी प्रश्न के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि सर्वे के बारे में और सारी जानकारियाँ क्या क्या मिलने वाली हैं। सर्वे का अर्थ होता है सर्वेक्षण। यह एक अंग्रेजी शब्द भी है और इसका हिंदी भाषा में भी वही उपयोग होता है। सर्वेक्षण का अर्थ होता है अध्ययन करना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय या क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा की जाती है। उदाहरण के लिए हम लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। क्या हमारे गांव में लकड़ी, केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल के उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में ये संसाधन हैं? ये ईंधन कम हैं, पर्याप्त हैं या अधिक हैं? इन्हें प्राप्त करने के लिए स्रोत क्या क्या हैं? ऐसी जानकारी ही समस्या सुलझाने का आधार बनती है। और बच्चों, ऐसी जानकारियाँ जुटाना ही सर्वे कहलाता है। यानी जब हम किसी समस्या को सुलझाने के लिए अगर हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्नों के आधार पर उस समस्या का समाधान करते हैं, इसी को सर्वे कहा जाता है। चलिए और देखते हैं सर्वे के बारे में जानकारी। अब देखते हैं कि सर्वे का उद्देश्य क्या है। हमने जाना कि समस्या का समाधान तो ढूंढते ही हैं, साथ में जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं उस आंकड़े से हम यह भी जानकारी अपने पास ले लेते हैं कि इस समस्या के बारे में किसकी क्या राय है, कितने प्रतिशत लोग क्या चाहते हैं। यानी अगर प्रश्नों के द्वारा लोगों से जानकारी एकत्रित करके हम यह जान सकेंगे कि गांव में ईंधन की कितनी आवश्यकता है, तो इससे एक तो हमारे पास जानकारी हो गई और इसके माध्यम से इसकी बचत किस प्रकार से की जा सकती है, इन सब की जगह हम एक सर्वे के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं। इन सब की जो जानकारियां हैं वो सर्वे के माध्यम से इकट्ठी हो पाती है। यानी सर्वे का ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जानकारियां तो हमारे पास इकट्ठा हो ही जाती है, और हम जानते हैं कि आंकड़े जो हमारे पास इकट्ठा होते हैं तब तक उनका कोई लाभ नहीं होता है जब हमें उन्हें ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। तो यह भी उसी का अंग है। जब हम इकट्ठा करते हैं डाटा और उसका उपयोग करके समस्याओं को सुलझाते हैं, नई नई चीज़ें उससे निकालते हैं, तो ये सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है सर्वे से। और चलिए जानते हैं सर्वे के बारे में क्या है। अब देखते हैं उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सर्वे के कई लाभ हैं, उनमें कुछ प्रमुख लाभ हैं। जानकारी का संग्रह। सर्वेक्षण से हमें विभिन्न मुद्दों पर जानकारी मिलती है।
जो निर्णय लेने में सहायक होती है। लोगों की राय, यह लोगों के विचार और प्राथमिकताओं को समझने का मौका देता है, जिससे हमें उनकी आवश्यकताओं का ज्ञान होता है। जैसे हम मान लीजिए कि किसी जनजातीय इलाके में जाकर के लोगों की राय लेते हैं, तो उन्हें किस चीज़ को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, ये जानकारी हमें मिल सकती है। तीसरी है समस्या पहचानना। सर्वेक्षण द्वारा समस्याओं और चुनौतियों की पहचान की जा सकती है, जिससे उनके हल खोजे जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा चीज़ है। सर्वेक्षण का सबसे बड़ा लाभ यही है कि ज़्यादातर समस्याओं को पहचानने में हमें मदद मिलती है सर्वेक्षण से। इसके बाद है शिक्षण और विकास। बच्चों, आप जानते हैं कि कई बार सरकार के द्वारा हमारे विद्यालयों में भी सर्वेक्षण किया जाता है, और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वेक्षण से बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को समझकर पाठ्यक्रम को भी बेहतर बनाया जाता है, और बच्चे किस तरह से अधिगम कर रहे हैं, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो बच्चों, हमने देखा कि सर्वे के इतने सारे लाभ हैं, तो हुआ ना एक लाभकारी काम। तो इस लाभकारी काम यानी इस लाभ वाले सर्वे के बारे में हम और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए एकदम उत्सुक हो गए हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं सर्वे के प्रकार। सर्वे कई प्रकार के होते हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों और तरीकों के आधार पर होते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख प्रकार के सर्वे नीचे दिए गए हैं। जैसे जनसंख्या सर्वे। जब हम किसी क्षेत्र के या पूरे राज्य के जनसंख्या के बारे में सर्वे करते हैं, लोगों की संख्या के बारे में सर्वे करते हैं, तो उसे जनसंख्या सर्वे कहते हैं। अन्य भाषा में यानी अन्य अर्थों में इसे जनगणना भी कहा जाता है। नमूना सर्वे। कई बार ऐसा होता है कि हमें जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए पूरे लोगों की सर्वे करने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़े से लोगों का सर्वे करके और उससे हम पूरी जानकारियाँ, लगभग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बच्चों, जब भी हमारे यहाँ चावल बनता है, तो हम सारे चावल को तो नहीं चेक करते हैं ना। किसी एक चावल को चेक करने के बाद लगभग हम पता लगाते हैं कि सारे चावल तैयार हो गए हैं। तो कभी कभी सर्वे में भी ऐसा ही किया जाता है, यानी नमूना सर्वे किया जाता है। आगे देखते हैं शिक्षण सर्वे। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए, अधिगम की संप्राप्ति के बारे में जानकारी के लिए, या अन्य विद्यार्थियों की क्या रुचियां हैं, किसमें रुचि नहीं है, इन सारी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए भी शिक्षण सर्वे किया जाता है। इसके बाद है स्वास्थ्य सर्वे। स्वास्थ्य सर्वे वो सर्वे होता है जिसमें हमें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो दी जा रही है उसके बारे में जानकारियाँ मिलती है। साथ ही अभी कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको प्राथमिकता देना आवश्यकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये सारी जानकारियाँ हमें स्वास्थ्य सर्वे से मिल जाती है। और सबसे अंतिम है ऑनलाइन सर्वे। बच्चों, यह एक नए प्रकार का सर्वे है। जब से मोबाइल, इंटरनेट आदि का युग शुरू हुआ है, तब से इस सर्वे का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों, आप देखते होंगे इंडियन आइडल आदि जब प्रतियोगिताएं होती है, तो उसमें भी लोगों से राय मांगी जाती है। यानी ये सर्वे अन्य सर्वे के अपेक्षा सबसे आसान है, क्योंकि इसका जवाब हम घर बैठे बैठे दे रहे हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप लोग भी घर बैठे जवाब दे सकते हैं उसका। और उससे क्या होता है, उसके बारे में लोगों की राय तुरंत और त्वरित रूप से पहुंच जाती है, बिना किसी विपत्ति के, यानी बिना किसी रुकावट के वहां तक पहुंच जाती है। और साथ में स्वच्छ सर्वे होता है, सर्वे स्वच्छ होता है। आगे देखते हैं सर्वे के बारे में। सर्वे करने के लिए सामग्री। सर्वे करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की हमें ज़रूरत होती है, तो इसमें हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारे पास रबर, पेंसिल, पेन, कटर, हार्डबोर्ड, रजिस्टर अथवा कॉपी, पानी का बोतल, छाता और एक बैग होना चाहिए, जिसमें इन सारी सामग्रियों को हम रख सकते हैं। फिर हम अब देखेंगे, जब इन सारी सामग्रियों को रख लेते हैं तो हम देखेंगे सर्वे के चरण कौन कौन से होते हैं। मान लीजिए कि हम सामान लेकर के
चल दिए तो फिर जानेंगे ना पहले कि सर्वे कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सर्वे के चरण के बारे में। आगे देखते हैं सर्वे के चरण। सर्वे के कई चरण होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से हम 5 चरण में बांटते हैं। सबसे पहला चरण होता है विषय का चयन, यानी सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमें किस विषय पे सर्वे करना है। सबसे पहले हम विषय का चुनाव करते हैं। जैसे हमारे पाठ में हम सर्वे करेंगे कि लोगों के यहाँ कौन सा ईंधन उपयोग में आता है। दूसरा चरण है प्रश्नावली तैयार करना, यानी प्रश्नावली तैयार करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रश्नावली से ही हमारे समस्याओं को समाधान निकालने के लिए या कौन सी समस्याएं ये पता लगती है। अगर प्रश्न जटिल होंगे तो कई लोग उनका उत्तर सही से नहीं दे पाएंगे, इसलिए प्रश्नावली तैयार करना भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है। आगे है डेटा इकट्ठा करने की प्रक्रिया। डेटा को ही बच्चों आंकड़े बोला जाता है, यानी आंकड़े इकट्ठे करने की प्रक्रिया। प्रश्नावली लेकर के हम लोगों के घर जाते हैं या ऑनलाइन माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जब आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो यह भी एक चरण होता है और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसके बाद है डेटा व्यवस्थित करना और उसका विश्लेषण। बच्चों एक विश्लेषण यहाँ पे एक नया शब्द दिख रहा है, इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। किसी तथ्य या विषय अथवा वस्तु के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके लिए जब उसको अलग अलग करके उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट करके सारी जानकारियों को जब हासिल करते हैं उसे ही हम लोग विश्लेषण कहते हैं। जब 4 चरण हम लोग कर लेते हैं सर्वे के, तब सबसे अंतिम चरण आता है, इसको बोलते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष का अर्थ होता है परिणाम या रिजल्ट, यानी जो हमने सर्वे किया है उस सर्वे के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, इसे क्या क्या परिणाम निकल के आता है, कौन सी परिणाम निकल के आते हैं। ताकि हमने मान लीजिए कि किसी समस्या के समाधान से संबंधित एक सर्वे किया तो हम देखेंगे कि लोगों की समस्याएं कौन कौन सी है, तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि उन्हें समाधान की कौन सी प्रक्रिया अप्लाई की जानी चाहिए, कौन सी प्रक्रिया अनुप्रयोग में लाई जानी चाहिए। अब हम सर्वे से संबंधित अपने पाठ का पाठन करेंगे, यानी हम लोग साथ मिलकर उसको पढ़ेंगे। चलिए अपने पाठ को भी थोड़ा देख लेते हैं। हम सभी दैनिक जीवन में विभिन्न चीज़ों का उपयोग करते हैं। भोजन के बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता, तो आवागमन यानी यातायात के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता है। जहाँ खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी, केरोसिन तेल, गैस आदि की आवश्यकता पड़ती है, वहीं वाहन चलाने हेतु हमें डीजल एवं पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं। हम लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। क्या हमारे गांव में लकड़ी, केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में है? ये ईंधन कम हैं, अधिक हैं कि पर्याप्त हैं? इन्हें हम किस किस स्रोत से प्राप्त करते हैं या इनके प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या हैं? स्रोत बच्चों क्या होता है? जहाँ से हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं ना, उसे ही स्रोत कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हमें अपने गांव के लोगों के नज़दीक जाना होगा। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों द्वारा लोगों से जानकारी एकत्रित करनी होगी। इसके द्वारा हम यह जान सकेंगे कि गांव में ईंधन की कितनी आवश्यकता है, इसकी बचत किस प्रकार की जा सकती है। इन सब की जानकारी हम एक सर्वे के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं। अभी हम सर्वे के बारे में जान रहे थे और अब हम उसका एक उदाहरण भी देखेंगे, कैसे एक गांव में हम लोग मिलके सर्वे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब सर्वे शुरू कर रहे हैं तो जानेंगे सर्वे कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चों आपके गांव में बहुत सारे घर होंगे, इस कारण से आप अकेले सभी घरों में नहीं जा सकते हैं। यदि आप जाएंगे तो भी समय अधिक लगेगा और परेशानी भी होगी। अतः आप शिक्षक महोदय के सहयोग से 3-4 साथियों की टोली बनाइए और घरों या मोहल्लों यानी 10 या 12 घर का चुनाव करके एक टीम
10-12 घर जाएगी, इस तरह से आपस में बांट लीजिए। और ध्यान रखेंगे कि एक टोली में एक ही मोहल्ले या आसपास के साथी होंगे। इसका क्या फ़ायदा होता है कि परिचित लोगों के साथ बातचीत करना आसान होता है, अनजान लोगों से बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। हर टोली 10 से 12 घरों की सर्वे करेगी और जानकारी प्राप्त करेगी। तो चलिए देखते हैं। सर्वे में जाने से पूर्व हमने पहले भी पढ़ा था कि कुछ सामग्री अपने पास लेनी होती है। उसमें से अति महत्वपूर्ण चीज़ है रबर, पेंसिल, कटर और हार्डबोर्ड, जिसे रखना नहीं भूलें। जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक प्रपत्र भी तैयार करना होगा, जो किस प्रकार का हो सकता है हम आगे देखेंगे। चलिए बच्चों, ये प्रपत्र है। इस प्रपत्र को भरेंगे तो हम सबसे पहले परिवार के मालिक का नाम लिखेंगे, फिर उसका पता लिखेंगे कि कौन सी गली या कौन से मोहल्ले में हम सर्वे कर रहे हैं, फिर उनका मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर लिखेंगे, सर्वे की तिथि लिखेंगे और उनसे हम एक प्रश्न पूछेंगे, आप निम्न में से ईंधन के रूप में क्या क्या उपयोग करते हैं? सही का निशान लगाइए। तो उनसे हम पूछेंगे, आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, या गैस का इस्तेमाल करते हैं, या डीजल का इस्तेमाल करते हैं, या पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। जब वो इनमें से कोई एक उत्तर देंगे तो उनसे फिर एक हम प्रश्न पूछेंगे। उन प्रश्नों को हम देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछेंगे। मान लेते हैं बच्चों, अगर उन्होंने कहा लकड़ी, तो हम लकड़ी के लिए उनसे 5 प्रश्न पूछेंगे। कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे? बगल में बच्चों आप देख रहे हैं एक लकड़ी का चूल्हा दिख रहा है, उस पर कुछ खाना बन रहा है। ईंधन के रूप में लकड़ी मिलती रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? फिर उनसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, आप प्रत्येक दिन आपके घर में कितनी मात्रा में लकड़ी जलाई जाती है? फिर पूछेंगे, आप लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी लकड़ी कहाँ से लाते हैं? फिर चौथा प्रश्न है, आप एवं आपके परिवार के सदस्य प्रत्येक वर्ष कितने वृक्ष लगाते हैं? लकड़ी प्राप्त करने के लिए क्या वृक्ष के बदले कुछ दूसरे विकल्प भी हैं? इन सारे प्रश्न को हम लकड़ी वाले ऐसे परिवार जहाँ पे लकड़ी का उपयोग होता है उनसे पूछेंगे। फिर मान लेते हैं कि कोई ऐसा परिवार है जहाँ पे केरोसिन का इस्तेमाल होता है, तो उनसे क्या प्रश्न पूछेंगे? उनसे पूछेंगे, आप केरोसिन तेल का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं? प्रति महीने आपके घर में लगभग कितने लीटर केरोसिन का उपयोग होता है? क्या यह आपको आसानी से मिल जाता है? इसे आप किस प्रकार बचा सकते हैं? इसके बदले कौन सी दूसरी चीज़ का उपयोग किया जा सकता है? यानी अगर आपको केरोसिन तेल नहीं मिल रहा है, केरोसिन तेल का उपयोग नहीं करने का मन हो, तो आप उसके स्थान पे कौन सा दूसरा विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। तो ये था केरोसिन के लिए प्रश्न। अगर कहीं पे किसी के यहाँ गैस का प्रयोग होता है तो हम ये पूछेंगे उससे, गैस से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। उससे पूछेंगे, क्या इसे प्राप्त करने में आपको कठिनाई होती है? एक गैस सिलेंडर आपके घर में कितने दिन चलता है? इसकी बचत आप किस किस प्रकार से करेंगे? और साथ ही बच्चों, अगर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि डीजल का प्रयोग होता है, तो फिर पूछेंगे, डीजल से चलने वाली क्या क्या चीज़ें हैं आपके घर में? क्या यह आसानी से मिल जाता है? क्या इसके अन्य कोई विकल्प हैं? यदि हैं तो क्या विकल्प हो सकते हैं इसके? और इसकी बचत किस प्रकार से की जाती है? ये प्रश्न हम सभी के साथ पूछ रहे हैं कि बचत करने की प्रक्रिया। फिर आगे देखते हैं, अगर कोई पेट्रोल का उपयोग करता है तो उसके से हम कौन सा प्रश्न पूछेंगे, ये देखते हैं। आइए, पेट्रोल वाले लोगों से पूछेंगे, आपके पास पेट्रोल से चलने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कौन कौन से वाहन हैं, कौन कौन से यंत्र हैं, या कोई ऐसी मशीन है जो पेट्रोल से चलती है? इसमें प्रतिदिन कितना लीटर पेट्रोल की खपत होती है? इसकी खपत कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या इसका कोई विकल्प है? कम दूरी के लिए जहां आप पैदल भी जा सकते हैं, क्या आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने की स्थिति में क्या आप
अपनी गाड़ी का इंजन बंद करते हैं? ये सारे प्रश्न हम पूछेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम अपना सर्वे का जो प्रपत्र लिए हैं उस प्रपत्र में उनके उत्तर को लिखते जाएंगे। इस तरह से हम जब इन चीज़ों को एक जगह लिख लेते हैं तो हमारे पास एक आंकड़ा तैयार हो जाता है, यानी डाटा तैयार हो जाता है। अब उस डाटा के आधार पे हम कई सारे निर्णय निकाल सकते हैं। ये एक तुरंत क्षणिक में हम बता सकते हैं कि हमारे यहाँ किस ईंधन के उपयोग करने वाले कितने लोग हैं, कौन सा ईंधन ज़्यादा उपयोग होता है, किसके विकल्प उपलब्ध हैं। फिर थोड़ी सी और हमारे मन में जिज्ञासा उठती है कि ईंधन ये आखिर प्रदान करने वाले कौन कौन से ऐसे नियोक्ता कंपनियां हैं या ऐसी कंपनियां हैं जो हमें प्रदान करती हैं ये ईंधन के साधन। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। ईंधन आपूर्ति करने वाली प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। भारत में ईंधन की आपूर्ति करने वाली कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन बच्चों हमें कुछ कंपनियों के नाम ध्यान में होनी चाहिए जिससे हमें परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली कंपनी है भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है जो पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करती है। दूसरा है HPCL, जिसे हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कहते हैं। यह भी पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में प्रमुख है और विभिन्न ईंधनों की आपूर्ति करती है। तीसरा है BPCL, जिसे हम लोग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कहते हैं। यह भी एक प्रमुख तेल और गैस कंपनियों में से एक है जो विभिन्न ईंधनों की बिक्री करती है। अगला है ONGC, यानी ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन। यह एक प्राकृतिक नेचुरल है, सॉरी शुरू से हाँ ठीक है, ध्यान नहीं दिए थे। चौथी कंपनी है बच्चों ONGC, जिसे बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। यह कंपनी प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के उत्पादन और वितरण में सक्रिय है। इसके बाद भी एक कंपनी का नाम दिया हुआ है जिसे बोलते हैं गेल, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी मुख्य रूप से गैस की आपूर्ति को पूरा करती है। इस तरह से हमने ईंधन आपूर्ति करने वाली कई कंपनियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम जानते हैं कि हमने जो सर्वे किया है, सर्वे के जो प्रपत्र भरे हैं, उसे हम लोग कैसे सारणीबद्ध कर सकते हैं। सारणीबद्ध करने के क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों? जब हम उसे सारणीबद्ध कर देते हैं ना, तो हम उसमें से डाटा यानी उसमें से कोई सूचना निकालना चाहते हैं। जब आंकड़ों को हम लोग किसी व्यवस्थित रूप में दे देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वो सूचना बन गई है। तो आइए हम लोग आंकड़ों से सूचना बनाने के तरीके देखते हैं और कैसे हम लोग तालिका में भर के उसे सूचना के रूप में परिवर्तित कर दे देंगे। अब देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे एक दिखाई दे रहा होगा तालिका जैसा बना हुआ। इसमें सबसे बाएं साइड में क्रम संख्या लिखा हुआ है। इस क्रम संख्या में हम जो टोलियां बना के सर्वे करने गए थे उनका नाम लिखेंगे। पहले में कौन सी टोली गई थी, दूसरे, तीसरी और ऐसी पांचों टोलियों के कितने कितने घर के सर्वे किए हैं उसकी संख्या लिखेंगे। उसके बगल में देखते हैं किस किस प्रकार के ईंधन उपयोग में लाए जाते हैं। लकड़ी, केरोसिन, गैस, डीजल और पेट्रोल। इस कॉलम में यानी इस विकल्प के नीचे हम लोग उनकी संख्या लिखेंगे कि कितनी लोग कौन से ईंधन का उपयोग करते हैं, और इस तरह से हम इसको सारणीबद्ध कर देते हैं। बच्चों, अगर हम ज़रूरत पड़े तो इसे हम लोग दंड आलेख में भी बदल सकते हैं या पाई चार्ट में भी बदल सकते हैं। तो ये था हम लोगों के सर्वे के बारे में जानकारी, कैसे डाटा इकट्ठा करने से लेकर के उसके चरणों से गुजरते हुए हम लोग एक निश्चित सूचना प्राप्त करने तक पहुँचे हैं। अब हम लोग इस पाठ में पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आपके मोहल्ले या गांव में किन ईंधनों का उपयोग होता है? बच्चों बताइए, आप लोग कौन से ईंधनों का उपयोग होता है आपके गांव में? बहुत बढ़िया, और बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमारे मोहल्ले या गांव में लकड़ी, कोयला, केरोसिन तेल, LPG,
गोबर गैस, सौर ऊर्जा और बायोमास आदि का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहल्ले में उपयोग लाई जाने वाली लकड़ी कितने पेड़ों के काटने से प्राप्त हुई होगी? बताइए बच्चों, अनुमान लगा के कि कितने ऐसे पेड़ हैं जिनकी कटाई करने के बाद से ये सारी हमारे गांव की ईंधन की उपयोग में लाई जाने वाली जो क्षमता है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो आप बताइए कि कितने पेड़ों के काटने से हमें ये प्राप्त होगी? अनुमान लगाइए बच्चों। बहुत अच्छा। मोहल्ले में उपयोग लाई जाने वाली लकड़ी अनगिनत पेड़ों के काटने से प्राप्त हुई है। अनगिनत का क्या अर्थ है बच्चों? यानी हम उसको गिन नहीं सकते हैं। यानी हमारे मोहल्ले में काफ़ी मात्रा में लकड़ी का उपयोग किया जाता है और जिसकी आपूर्ति के लिए बहुत सारे पेड़ काटने होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं अनगिनत पेड़ों के काटने से ये लकड़ियाँ प्राप्त हुई होंगी। आगे देखते हैं प्रश्न। क्या उतने पेड़ हर साल लगाए जा रहे हैं? यदि नहीं तो हमारा भविष्य कैसा होगा? आप बताइए, जितना पेड़ हम लोग काटते हैं क्या उतना लगा रहे हैं? बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने। हम उत्तर को देख भी लेते हैं। जितने पेड़ हर साल काटे जा रहे हैं उतने पेड़ हर साल लगाए नहीं जा रहे हैं। इसलिए इसका परिणाम पर्यावरण तथा मानव के लिए घातक हो सकते हैं। ये परिणाम हमारे आने वाले भविष्य में विनाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए बच्चों, पेड़ लगाने पे हम लोग ध्यान देंगे। पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक है। आगे देखते हैं। यदि केरोसिन, गैस, डीजल, पेट्रोल जैसे ईंधनों की खपत तेज़ी से होती रही तो आने वाली पीढ़ी को क्या क्या दिक्कतें होंगी? बताइए बताइए बच्चों। ये बहुत ही सोचने वाला प्रश्न है। उत्तर देखते हैं। केरोसिन, गैस, डीजल, पेट्रोल आदि ईंधनों की मात्राएं सीमित हैं। ये प्राकृतिक रूप से ही सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि इन ईंधनों की खपत तेज़ी से होती रही तो ये ईंधन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग ईंधन का मितव्ययिता से उपयोग करेंगे। जितना ज़रूरत होगा उतना ही प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है ईंधनों की खपत कम करने के लिए या उसकी बचत करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, इसकी एक सूची बनाइए। चलिए बच्चों, एक एक करके बताइए आप लोग कौन कौन से हम लोग उपाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। फिर हम देखते हैं, सबसे पहला इसका जो उपाय है वह है कि व्यर्थ में ईंधनों का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे गाड़ी खड़ी रखनी हो तो इंजन को स्टार्ट नहीं रखेंगे, बंद करके रखेंगे। इससे क्या होगा? ईंधन की बचत होगी। दूसरा उपाय है ईंधनों के उपयोग उचित तरीके से किया जाए। यानी उचित तरीके कहने का अर्थ है कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही उपयोग की जाए, उसकी बर्बादी न की जाए। यानी ऐसा उपयोग नहीं किया जाए कि उसका अंधाधुंध उपयोग हो और उसका कोई लाभ नहीं हो। उचित जगह पर उपयोग किया जाए। तीसरा है छोटी दूरी के लिए साइकिल चलाना या पैदल जाना। बच्चों, कितना अच्छा लगता है आप लोगों को साइकिल चलाना। तो हम लोग क्या करें, छोटी दूरी तय करनी है तो मोटरसाइकिल या अन्य साधन के जगह पे हम लोग अगर साइकिल से जाते हैं तो एक तो पर्यावरण के लिए प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और साथ में ही ऊर्जा की भी यानी ईंधन की ही बचत होगी। अगला है एलपीजी और सीएनजी, जिसके बारे में हमने पहले बताया था। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और सौर ऊर्जा या अन्य अक्षय ईंधन के जो स्रोत हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक शब्द आया है अक्षय ईंधन। अक्षय ईंधन उन्हें कहते हैं जिनका क्षय नहीं हो सकता है, जो अनिश्चित मात्रा में हमारे पास पूर्ण मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका क्षय नहीं होता। उदाहरण देखें तो सौर ऊर्जा भी उसी का उदाहरण है, पवन चक्की उसी का उदाहरण है, पवन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी का उदाहरण है। फिर देखते हैं कि हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जिसे हम लोग पन बिजली कहते हैं, वो भी उसी का उदाहरण है। तो इन सभी ईंधनों को अगर हम लोग उपयोग में लाएं तो इस तरह से हम लोग ईंधन का बचत कर सकते हैं। तो ये था बच्चों, हमने पढ़ा सर्वे कैसे करें
और इसके कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, कौन कौन से चरण हो सकते हैं। तो और उसके अंत में हम लोगों ने प्रश्नों का भी उत्तर किया। हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।